जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ECHS के बारे में, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के बारे में। दोस्तों काफ़ी पेंशनर्स ने ECHS की फैसिलिटी ले रखी है, उन्होंने पैसा देकर ECHS की फैसिलिटी ले रखी है। दोस्तों जो पेंशनर है वो इसलिए ECHS की फैसिलिटी लेता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आगे मेडिकल की सुविधा की जरूरत पड़ गई, वो फ्री अपना इलाज करवा सकता है ECHS के थ्रू जीवन भर। और दोस्तों उसी के साथ फैमिली मेंबर्स भी ये फैसिलिटी ले सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 85% जो पेंशनर है वो ECHS फैसिलिटी चुनते हैं और बाकी 20 से 30% जो पेंशनर है वो फिक्स मेडिकल अलाउंस का ऑप्शन चुनते हैं। लेकिन दोस्तों कई पेंशनर कहते हैं कि सर हमें तो ECHS की फैसिलिटी सही तरीके से नहीं मिल पा रही, मतलब वो पॉलीक्लिनिक जाते हैं, डॉक्टर्स उनसे सही से बात नहीं कर पाते हैं, जहाँ उनका क्लेम करना होता है पैसे का उसमें इतना टाइम लग जाता है, मतलब बहुत सी दिक्कतें आती है पेंशनरों को। दोस्तों तो उन्होंने बोला कि जो पेंशनर है कि ECHS फैसिलिटी को बंद कर देना चाहिए सरकार को। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, जो सरकार है 100% ECHS फैसिलिटी को बंद नहीं करा जा सकता, क्योंकि दोस्तों काफ़ी पेंशनर हैं जो ECHS की फैसिलिटी ले रहे हैं और काफ़ी पेंशनरों ने अपना पैसा भी लगाया है वहाँ पे। तो दोस्तों ECHS की फैसिलिटी में जो दिक्कतें हैं हम उसे सॉल्व करवा सकते हैं अपने ग्रीवांसेस डाल के, हेल्पलाइन कंप्लेन करके। अगर कोई भी दिक्कत लग रही है उस हॉस्पिटल से रिलेटेड, उस पॉलीक्लिनिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो हम सारी कंप्लेन दर्ज करके उसका सॉल्व कर सकते हैं। हम ECHS फैसिलिटी को, जो पूरा ये सिस्टम है, इसे बंद नहीं कर सकते हैं, ना ही सरकार इसे बंद करेगी। तो दोस्तों इसका व्हाट्सएप का एक हेल्पलाइन नंबर भी है, उसके थ्रू भी जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इलाज करवाने में। इनकी अलग से एक पोर्टल की साइट भी है, वहाँ पे भी आप ग्रीवांस डाल सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलीक्लिनिक है या फिर जो हॉस्पिटल है उसमें से 20 से 30%, 40% लोगों को दिक्कत होती है पेंशनरों को। तो दोस्तों अगर दिक्कत होती है तो दोस्तों वो कंप्लेन कर सकते हैं ECHS ऑर्गेनाइजेशन में, हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो दोस्तों उनकी बातों को सुना जाएगा और रिजॉल्व करा जाएगा इस प्रॉब्लम को। तो दोस्तों ECHS का जो पूरा मॉड्यूल है, कॉन्सेप्ट है, इसे बंद नहीं कर सकती है सरकार, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जो पेंशनर है वो ECHS फैसिलिटी लेते हैं। दोस्तों हम भी जैसे काम करते हैं तो जो पेंशनर का काम करते हैं वो ज़्यादातर जो 80-90% जो लोग हैं वो CGHS फैसिलिटी लेते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ECHS है, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। तो वो ज़्यादातर वो मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहते हैं दोस्तों। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर एक पॉलीक्लिनिक, जो 400 से ज़्यादा जो पॉलीक्लिनिक है या जो रेफर सिस्टम है उसमें ही गड़बड़ है। कुछ कुछ जगह है जो सही तरीके से पेंशनर की बात नहीं सुनी जाती इलाज से रिलेटेड, लेकिन काफ़ी जगह जो सिस्टम है वो ठीक है। तो दोस्तों हम ECHS को दोषी नहीं ठहरा सकते कि पूरे ECHS को बंद कर दिया जाए पेंशनर के लिए। दोस्तों इसमें पेंशनर का ही नुकसान है। दोस्तों अगर ECHS को बंद कर दिया जाता है तो फिर पेंशनरों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं होगी, आप फ्री इलाज नहीं करवा पाएंगे। तो काफ़ी तरीके की हेल्थ से रिलेटेड आपकी समस्या हो जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों इससे काफ़ी समस्याएं हो जाएंगी, आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे बर्डन आ जाएगा, आपको खुद पैसा खर्च करना पड़ेगा माइनर ऑपरेशन के लिए, मेजर ऑपरेशन के लिए। आपको जो फ्री दवाइयाँ मिलती है पॉलीक्लिनिक से वो आपको नहीं मिल पाएंगी, तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा दोस्तों आपको। तो दोस्तों मैं इसके हक में नहीं हूं कि ECHS को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। मैं पेंशनरों के साथ हूं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए ECHS की, चाहे वो पॉलीक्लिनिक जाते हों, चाहे MH जाते हों, चाहे रेफ़र करवाते हों किसी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में। तो दोस्तों मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं ECHS को बंद करने का नहीं कहूँगा सरकार की तरफ से। हाँ ECHS में जो भी प्रॉब्लम्स हैं पेंशनरों की इलाज से रिलेटेड उनको सुना जा सकता है, उनको हल करा जा सकता है। तो दोस्तों जहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम लगती है ये नहीं है कि उस पूरे सिस्टम को ही बंद कर दिया जाए, ये एक अच्छी समझदारी नहीं है। उसे सॉल्व करना, उसे ग्रीवांस पुट अप करना, उनको हल करना, ये एक सरकार का काम है और यही पेंशनर के हित में भलाई है। चलिए दोस्तों मैं आपको अब समझाता हूँ ECHS से रिलेटेड
सारी कहानी, क्या इसकी हिस्ट्री है, कितना कंट्रीब्यूट आपको करना पड़ता है, क्या क्या इसकी फैसिलिटीज़ हैं और कितने पीरियड तक आप ये ले सकते हैं, सारी चीज़ें ECHS से रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा दोस्तों लैपटॉप में। और दोस्तों क्या क्या इसके बेनिफिट हैं ये भी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप में। तो दोस्तों हम ECHS को बंद करने के हक में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये पेंशनर को काफ़ी सपोर्ट करता है इलाज से रिलेटेड। वो बात अलग है कि कहीं कहीं जगह जगह पेंशनरों को थोड़ा परेशान होना पड़ता है अपने इलाज से रिलेटेड। तो दोस्तों उनकी प्रॉब्लम को सुनना ECHS ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि किस तरीके से उनकी ग्रीवांसेस को सॉल्व करा जाए पेंशनरों की और उनकी समस्याओं को सुना जाए। तो चलिए दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ ECHS के बारे में। आइए लैपटॉप पे। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ, तो चलिए दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ ECHS के बारे में। तो ECHS का फुल फॉर्म एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। दोस्तों ये जो ECHS है ये 3 बेस पर काम करता है, 3 साइकिल ऑफ ECHS। अब वो 3 बेस क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला पॉलीक्लिनिक, फिर MH, फिर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। यानी अगर पेंशनर को जरूरत है इलाज की तो सबसे पहले वो जाएगा पॉलीक्लिनिक में, उसके बाद पॉलीक्लिनिक आपको भेजेगा आपकी इलाज के अनुसार MH में या फिर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में। दोस्तों अगर पॉलीक्लिनिक में जो डॉक्टर है अगर वो आपको देखता है और लगता है कि पॉलीक्लिनिक में ही आपका इलाज हो जाएगा, आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो दोस्तों आपका वहीं से इलाज स्टार्ट हो जाएगा पॉलीक्लिनिक से। दोस्तों अगर कुछ लगता है कि कुछ ज़्यादा दिक्कत है किसी चीज़ से रिलेटेड, इलाज से रिलेटेड, तो दोस्तों फिर आपको MH या फिर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप डायरेक्ट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में चले जाते हैं या फिर डायरेक्ट MH में चले जाते हैं तो दोस्तों फिर आपका जाना वहाँ पे ठीक नहीं होगा। आपको वो सही तरीके से अटेंड नहीं करेंगे, वो आपको बोलेंगे पहले आप पॉलीक्लिनिक के थ्रू आप रेफ़र करा के लाइए। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? पॉलीक्लिनिक जाना है, कोई भी आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो इलाज से रिलेटेड। अब चलते हैं दोस्तों आगे, थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं ECHS की। ECHS 1/4/2003 को आया। जो पेंशनर 1/4/2003 के बाद आए हैं उन्हें कंपलसरी लेना पड़ता है ECHS फैसिलिटी और इन्हें 1 टाइम कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ता है। इनके लिए ये स्कीम कंपलसरी है, इनका मेंबरशिप का पैसा ऑटोमेटिक कट जाता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, जो पेंशनर 1/4/2003 से पहले आए हैं पेंशन, वो पेंशनर ऑप्ट कर सकते हैं ECHS फैसिलिटी को और लमसम पेमेंट पेड कर सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है इसके लिए, चाहे कितनी भी एज हो तो मेंबर बन सकते हैं पेंशनर। दोस्तों इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट, जिन पेंशनर की पेंशन नहीं है या फिर शॉर्ट सर्विस की वजह से पेंशन नहीं बनी, वो पेंशनर ECHS के मेंबर नहीं बन सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, मेंबरशिप के लिए कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पेंशनर को, आइए जानते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कितना कंट्रीब्यूशन है ECHS में ज्वाइन होने के लिए, कितना पैसा देना पड़ेगा पेंशनर को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं ORs के लिए, जिसमें सार्जेंट, हवलदार या फिर नेवी में इक्वल रैंक के लिए कंट्रीब्यूशन 30,000 रुपये इनके लिए है। और दोस्तों इनके लिए जर्नल वार्ड निश्चित किया गया है किसी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में या फिर MH में। ऐसी दोस्तों हवलदार से ऊपर के रैंक PBORs के लिए 67,000 कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। एडमिशन के लिए सेमी प्राइवेट वार्ड मिलेगा। दोस्तों मैं आपको एक लेटर भी दिखाता हूं, उसमें भी कंट्रीब्यूशन लिखे हैं, ये आप देख रहे हैं। रिवाइज रेट ऑफ ECHS कंट्रीब्यूशन एंड एंटाइटलमेंट ऑफ वार्ड इन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटी। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं रिक्विट टू हवलदार एंड इक्वलेंट इन नेवी एंड एयरफोर्स। अगर आप नेवी या एयरफोर्स में अगर इक्वल हैं हवलदार के तो वो भी आप देख सकते हो। तो 1 टाइम कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना है 30,000। और वार्ड एंटाइटलमेंट है, कौन सा वार्ड आपके लिए? जनरल। ऐसी दोस्तों नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर और इक्विवेलेंट इन नेवी एंड एयरफोर्स में इंक्लूडिंग ऑनरी नायब सूबेदार, MACP नायब सूबेदार एंड ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन, उनके लिए 67,000। और इनके लिए जो वार्ड है वो है सेमी प्राइवेट। ऐसी ऑल ऑफिसर्स के लिए, जो ऑफिसर्स है उनके लिए
1,20,000 रुपये है वन टाइम कंट्रीब्यूशन, इतना पैसा उन्हें देना पड़ेगा। और दोस्तों इनके लिए वार्ड एंटाइटलमेंट है प्राइवेट, यानी प्राइवेट वार्ड भी इनके लिए शामिल है। अब चलते हैं दोस्तों अपनी नोटिंग की तरफ। ये मैंने आपको समझा दिया कितना कंट्रीब्यूशन है इनके लिए। अब आगे चलते हैं। वॉर विडो और वॉर डिसेबल्ड पर्सनल के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उन्हें ECHS फैसिलिटी मिलेगी जीवन भर बिना शुल्क के। दोस्तों उनके लिए कोई पेमेंट नहीं है, जो भी वॉर विडो हैं या फिर वॉर डिसेबल्ड पर्सनल है, जो पेंशनर हैं, उनके लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फ्री में वो इलाज करा सकते हैं जीवन भर। आगे चलते हैं दोस्तों, आपके फैमिली में कौन कौन ECHS फैसिलिटी ले सकते हैं, आइए जानते हैं। और आपके साथ साथ या फिर आपके अलावा कौन कौन आपके फैमिली मेंबर्स ECHS फैसिलिटी ले सकते हैं। सबसे पहला हक है वाइफ, फिर अनएम्प्लॉयड बेटा 25 साल से कम उम्र का, फिर आपका भाई अगर 18 से कम उम्र का है तब, अगर माइनर है या जब तक 18 से ऊपर नहीं हो जाता। ऐसी दोस्तों अनएम्प्लॉयड अनमैरिड डॉटर, सिस्टर, विडो, डिवोर्सी डॉटर, इनको मिलेगा लाइफ टाइम ECHS का बेनिफिट। ऐसी दोस्तों फिजिकली हैंडीकैप्ड, मेंटली हैंडीकैप्ड, कोई चाइल्ड हो, ब्रदर हो या फिर सिस्टर हो, इनके लिए भी जीवन भर ECHS की फैसिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा जो फैमिली मेंबर्स हैं इनके लिए भी ECHS की फैसिलिटी है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपके डिपेंडेंट जो पेरेंट्स हैं जिनकी टोटल इनकम 9,000 से ज़्यादा नहीं है, वो भी ले सकते हैं ECHS फैसिलिटी। अगर कोई पेंशनर है, अगर उनके डिपेंडेंट पेरेंट हैं जिनकी टोटल इनकम 9,000 से ज़्यादा नहीं है, यानी 9,000 से अगर कम है, तो वो भी ECHS का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये हम जानते हैं। सबसे पहले मेडिकेयर फैसिलिटी मिलेगी फ्री में, जो फैसिलिटी आपको इन सर्विस मिलती है, जैसे आप इन सर्विस आप इलाज करवाते हैं जॉब में रहते हुए, BH, MH या फिर कहीं भी आप जाते हैं इलाज करवाने, तो जिस तरीके से आपको फैसिलिटी मिलती है पूरी फ्री में, उसी तरह आफ्टर रिटायरमेंट भी आपको फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें मेडिसिन्स सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होंगी, फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, फैसिलिटी दी जाएगी ECHS की। सारे इलाज होते हैं MH/इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, मेजर ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन, सब चीज़ इंक्लूडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपना आप इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों आजकल पूरे देश में 426 से 435 के बीच में ECHS पॉली क्लिनिक हैं वर्किंग में, यानी ये सारे काम कर रहे हैं। 426 से लेके 435 ECHS पॉली क्लिनिक सारे वर्किंग में हैं। इलाज का प्रोसीजर क्या है दोस्तों, ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपको रिपोर्ट करनी होगी पॉली क्लिनिक में, जैसा मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको पॉली क्लिनिक ही जाना पड़ेगा दोस्तों। फिर सब काम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो वो आपको रेफ़र करेंगे आपकी कंडीशन को देखते हुए, जो भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है इलाज की। अगर आपका इलाज पॉली क्लिनिक में हो सकता है तो वहाँ देखा जाएगा दवाइयों के रूप में। अगर लगता है कि आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत है इलाज से रिलेटेड, तो आपको फिर MH या फिर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल रेफ़र किया जाएगा। दोस्तों आपको रेफ़र करेंगे MH या फिर BH, फिर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में। आपकी इलाज की स्थिति के अनुसार, जैसा आपका इलाज होगा उसके अनुसार आपको शिफ्ट करा जाएगा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में या फिर MH में। बिना रेफ़र किए आप नहीं जा पाएंगे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल या फिर MH या फिर BH में। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप डायरेक्ट चले जाते हैं इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में या MH में, तो दोस्तों फिर वो माना नहीं जाएगा। आपको जो भी काम करवाना है वो नज़दीकी पॉली क्लिनिक के थ्रू ही करवाना है, इलाज से रिलेटेड काम। आगे चलते हैं दोस्तों। कैशलेस इलाज करा सकते हैं आप, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ले जाएं अपने साथ, सारा काम आपका कैशलेस होगा। आप क्योंकि ECHS से आपका स्मार्ट कार्ड बन जाएगा दोस्तों, आपको एक स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड करा जाएगा ECHS से, उसके थ्रू आप कैशलेस इलाज करवा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। दोस्तों आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस कार्ड को सिर्फ दिखाना होगा और आपका इलाज कैशलेस हो पाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल आपकी चॉइस का होगा, जो आप चूज़ करना चाहेंगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर की चॉइस नहीं होगी कि आपको किस जगह रेफ़र करना है। जो आपके इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं इलाज के लिए, वो पेशेंट खुद चॉइस करेगा हॉस्पिटल की, यानी जो हॉस्पिटल आप बोलेंगे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं इलाज के लिए, वहाँ पे
आप जा पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। इमरजेंसी केस में आप नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकते हैं, लेकिन एडमिट होने के 48 घंटे में आपको नज़दीकी पॉलीक्लिनिक या ECHS ऑर्गेनाइजेशन को बताना होगा कि आप इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तब आप इलाज का खर्चा रिम्बर्समेंट करा सकते हैं ECHS द्वारा। दोस्तों, आपका क्लेम सक्सेसफुल हो जाएगा अगर आप किसी नॉन इम्पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 48 घंटे में आपको अपने पॉलीक्लिनिक या फिर किसी के द्वारा आपको ECHS ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताना पड़ेगा कि मैं किसी नज़दीकी या फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तब आपका क्लेम सक्सेसफुल होगा ECHS द्वारा। वो आपको सारा पैसा दे दिया जाएगा जो भी आपका खर्चा हुआ है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर कहीं और। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद आपको कहीं भी पैसा देने की जरूरत नहीं है इलाज के लिए, यानी आपका जो भी इलाज होगा वो सब फ्री होगा ECHS द्वारा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको चीज़ें बताई इससे रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियोस दोस्तों आप शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियोस को लाइक करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।